श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आगे लिखते हैं, मथुरा से प्रयाण के बाद हिमालय से 6 माह बाद ही हम हरिद्वार उस स्थान पर लौट आए जहाँ निर्धारित स्थान पर शांति कुंज के एक छोटे से भवन में माता जी व उनके साथ रहने वाली कन्याओं के रहने योग्य निर्माण हम पूर्व में करा चुके थे। अब और जमीन लेने के उपरांत पुनः निर्माण कार्य आरंभ किया। इच्छा ऋषि आश्रम बनाने की थी। सर्वप्रथम अपने लिए, सहकर्मियों के लिए, अतिथियों के लिए निवास स्थान और भोजनालय बनाया गया। यह आश्रम ऋषियों का, देवात्मा हिमालय का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए उत्तराखंड का गंगा का प्रतीक देवालय यहाँ बनाया गया। इसके अतिरिक्त 7 प्रमुख तथा अन्यान्य वरिष्ठ ऋषियों की प्रतिमाओं की स्थापना का प्रबंध किया गया। आद्य शक्ति गायत्री का मंदिर, जल कूपों का तथा प्रवचन कक्ष का भी निर्माण कराया गया। इस निर्माण में प्रायः 2 वर्ष लग गए। अब निवास के योग्य आवश्यक व्यवस्था हो गई। तब हम और माताजी ने नवनिर्मित शांति कुंज को अपनी तपस्थली बनाया। साथ में अखंड दीपक भी था। उसके लिए एक कोठरी और गायत्री प्रतिमा की स्थापना करने के लिए सुविधा पहले ही बन चुकी थी। इस बंजर पड़ी भूमि के प्रसुप्त पड़े संस्कारों को जगाने के लिए 24 अखंड पुरस्चरण कराए जाने थे। इसके लिए 9 कुमारियों का प्रबंध किया। प्रारंभ में 4 घंटे दिन में, 4 घंटे रात्रि में इनकी ड्यूटी थी। बाद में इनकी संख्या 27 हो गई। तब समय कम कर दिया गया। इन्हें दिन में माताजी पढ़ाती थीं। 6 वर्ष उपरांत इन सब ने ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट स्तर की पढ़ाई आरंभ कर दी। 20 और 25 वर्ष की आयु के मध्य सबके सुयोग्य घरों और वरों के साथ विवाह कर दिए गए। इसके पूर्व संगीत और प्रवचन का अतिरिक्त प्रशिक्षण क्रम भी चलाया गया। देशव्यापी नारी जागरण के लिए देव कन्याओं को मोटर गाड़ियों में 5-5 के जत्थे बनाकर भेजा गया। तब तक पढ़ने वाली कन्याओं की संख्या 100 से ऊपर हो गई थी। इनके दौरे का देश के नारी समाज पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। हरिद्वार से ही तेजस्वी कार्यकर्ताओं को ढालने का कार्य हाथ में ले लिया गया। इसके लिए प्राण प्रत्यावर्तन सत्र, 1-1 मास के युग शिल्पी सत्र एवं वानप्रस्थ सत्र भी लगाए गए। सामान्य उपासकों के लिए छोटे बड़े गायत्री पुरस्चरणों की श्रृंखला भी चल पड़ी। गंगा का तट, हिमालय की छाया, दिव्य वातावरण, प्राणवान मार्गदर्शन जैसी सुविधाओं को देखकर पुरस्चरण करता भी सैकड़ों की संख्या में निरंतर आने लगे। पूरा समय देने वाले वानप्रस्थों का प्रशिक्षण भी अलग से चलता रहा। दोनों प्रकार के साधकों के लिए भोजन का प्रबंध किया गया। ये नई संख्या निरंतर बढ़ती जाने लगी। ऋषि परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए इसकी आवश्यकता भी थी कि सुयोग्य आत्मदानी पूरा समय देकर हाथ में लिए हुए महान कार्य की पूर्ति के लिए आवश्यक आत्मबल संग्रह करें और उसके उपरांत व्यापक कार्यक्रम में जुट पड़े। बढ़ते हुए कार्य को देखकर गायत्री नगर में 240 क्वार्टर बनाने पड़े। 1000 व्यक्तियों के प्रवचन में सम्मिलित हो सकने जितने बड़े आकार का प्रवचन हॉल बनाना पड़ा। इस भूमि को अधिक संस्कारवान बनाना था, इसलिए 9 कुंड की यज्ञशाला में प्रातः काल 2 घंटे यज्ञ किए जाने की व्यवस्था की और आश्रम में स्थायी निवासियों तथा पुरस्चरण कर्ताओं का औसत जप इस अनुपात से निर्धारित किया गया कि हर दिन 24 लक्ष गायत्री महापुरस्चरण संपन्न होता रहे। आवश्यक कार्यों के लिए एक छोटा प्रेस भी लगाना पड़ा। इन सब कार्यों के लिए निर्माण कार्य अब तक एक प्रकार से बराबर ही चलता रहा। इसी बीच ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान के लिए भव्य भवन बनाना प्रारंभ कर दिया था। इस सारे निर्माण में प्रायः 4 वर्ष लग गए। इसी बीच वे कार्य आरंभ कर दिए गए जिन्हें संपन्न करने से ऋषि परंपरा का पुनर्जीवन हो सकता था। जैसे जैसे सुविधा बनती गई वैसे वैसे नए कार्य हाथ में लिए गए और कहने योग्य प्रगति स्तर तक पहुंच गए। भगवान बुद्ध ने नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय स्तर के विहार बनाए थे और इनमें प्रशिक्षित करके कार्यकर्ता देश के कोने कोने में तथा विदेशों में भेजे गए थे। धर्मचक्र प्रवर्तन की योजना तभी पूरी हो सकी थी। भगवान आदि शंकराचार्य ने देश के चारों कोनों में 4 धाम बनाए थे और उनके माध्यम से देश में फैले हुए अनेक मत मतांतरों को
एक सूत्र में पिरोया था। दोनों ने अपने अपने कार्य क्षेत्रों में एक कुंभ स्तर के बड़े सम्मेलन समारोहों की व्यवस्था की थी, ताकि जो ऋषियों के मुख्य मुख्य संदेश हों वे आगंतुकों द्वारा घर घर पहुंचाए जा सके। इन दोनों के ही क्रियाकलापों को हाथ में लिया गया। निश्चय किया गया कि गायत्री शक्तिपीठों, प्रज्ञा संस्थानों के नाम से देश के कोने कोने में भव्य देवालय एवं कार्यालय बनाए जाएं, जहां केंद्र बनाकर समीपवर्ती क्षेत्रों में काम किया जा सके, जिनको प्रज्ञा मिशन का प्रण संकल्प कहा जा सके। बात असंभव लगती थी, किंतु प्राणवान परिजनों को शक्तिपीठ निर्माण के संकल्प दिए गए तो 2400 भवन 2 वर्ष के भीतर बन गए। उस क्षेत्र के कार्यकर्ता उसे केंद्र मानकर युग चेतना का आलोक वितरण करने और घर घर अलख जगाने के काम में जुट पड़े। ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही अद्भुत कार्य है। हमारे निर्माणों में जन जन का अल्पांश लगता है अतः सबको अपना लगता है। इसके अतिरिक्त चल प्रज्ञा पीठों की योजना बनी। एक कार्यकर्ता एक संस्था चला सकता है। यह चल गाड़ियां हैं। इन्हें कार्यकर्ता अपने नगर तथा समीपवर्ती क्षेत्रों में धकेल कर ले जाते हैं। पुस्तकों के अतिरिक्त आवश्यक सामान भी उनकी कोठी में भरा रहता है। ये चल पुस्तकालय अपेक्षाकृत अधिक सुविधाजनक रहे, इसलिए वे 2 वर्ष में 12,000 की संख्या में बन गए। स्थिर प्रज्ञा पीठों और चल प्रज्ञा संस्थानों के माध्यम से हर दिन प्रायः 1 लाख व्यक्ति इनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त उपरोक्त हर संस्था का वार्षिकोत्सव करने का निश्चय किया गया, जिसमें उस क्षेत्र के न्यूनतम 1000 कार्यकर्ता एकत्रित हों। 4 दिन सम्मेलन चले। नए वर्ष का संदेश सुनाने के लिए हरिद्वार से प्रचारक मंडलियों को देव कन्याओं की टोलियों के समान ही भेजने का प्रबंध किया गया, जिनमें 4 गायक और 1 वक्ता भेजे गए। 5 प्रचारकों की टोली के लिए जीवन गाड़ियों का प्रबंध करना पड़ा, ताकि कार्यकर्ताओं के बिस्तर, कपड़े, संगीत उपकरण, लाउड स्पीकर आदि सभी सामान भली प्रकार जा सके। अब हर प्रचारक को जीप व कार ड्राइविंग सिखाने की व्यवस्था की गई, ताकि इस प्रयोजन के लिए बाहर के आदमी न तलाशने पड़े। मथुरा रहकर महत्वपूर्ण साहित्य लिखा जा चुका था। हरिद्वार आकर प्रज्ञा पुराण का मूल उपनिषद पक्ष संस्कृत व कथा टीका सहित हिंदी में 18 खंडों में लिखने का निश्चय किया गया। 5 खंड प्रकाशित भी हो चुके। इसके अतिरिक्त एक फोल्डर 8 पेज का नित्य लिखने का निश्चय किया गया, जिनके माध्यम से सभी ऋषियों की कार्य पद्धति से सभी प्रज्ञा पुत्रों को अवगत कराया जा सके और उन्हें करने में संलग्न होने की प्रेरणा मिल सके। उनको भारत की अन्य भाषाओं में अनुवाद कराने का प्रबंध चल पड़ा और देश के कोने कोने में यह साहित्य पहुंचा है। देश की सभी भाषाओं और सभी मत मतांतरों को पढ़ने और उनके माध्यम से हर क्षेत्र में कार्यकर्ता तैयार करने के लिए एक अलग भाषा एवं धर्म विद्यालय शांतिकुंज में बनकर तैयार हुआ है और ठीक तरह से चल पड़ा है। उपरोक्त कार्यक्रमों को लेकर जो भी कार्यकर्ता देशव्यापी दौरा करते हैं, वे मिशन के प्रायः 10 लाख कार्यकर्ताओं में उन क्षेत्रों में प्रेरणाएं भरने का काम करते हैं जहां भी वे जाते हैं। प्रवासी भारतीय प्रायः सभी देशों में बिखरे हुए हैं। उन तक व अन्य देशवासियों तक मिशन के विचारों को फैलाने की योजना बड़ी सफलतापूर्वक आरंभ हुई है। आगे चलकर कई सुयोग्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से कई राष्ट्रों में प्रज्ञा आलोक पहुंचाना संभव बन पड़ेगा। कदाचित ही कोई देश अब ऐसा शेष रहा हो जहां प्रवासी भारतीय न रहते हों और मिशन का संगठन न बना हो। ऊपर की पंक्तियों में ऋषियों की कार्य पद्धति को जहां जिस प्रकार व्यापक बनाना संभव हुआ है, वहां उसके लिए आत्मदानी कार्यकर्ता निरंतर कार्यरत रहकर कार्य कर रहे हैं। इसके लिए ऋषि जमदग्नि परंपरा का गुरुकुल आरण्यक यहाँ नियमित रूप से चलता है। चरक परंपरा का पुनरुद्धार किया गया है। दुर्लभ जड़ी बूटियों का शांति कुंज में उद्यान लगाया गया है और उनमें हजारों वर्षों में क्या अंतर आया है, यह बहुमूल्य मशीनों से जांच पड़ताल की जा रही है। एक औषधि का एक बार में प्रयोग करने की एक विशिष्ट पद्धति यहाँ क्रियान्वित की जा रही है, जो अत्यधिक सफल हुई है। युग शिल्पी विद्यालय के माध्यम से सुगम संगीत की शिक्षा हजारों व्यक्ति प्राप्त कर चुके हैं और अपने अपने यहाँ ढपली जैसे छोटे से माध्यम द्वारा संगीत विद्यालय चलाकर युग गायक तैयार कर रहे हैं।
पृथ्वी अंतर्ग्रही वातावरण से प्रभावित होती है, उसकी जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर 5 वर्ष पीछे ज्योतिष गणित को सुधारने की आवश्यकता होती है। आर्यभट्ट की इस विधा को नूतन जीवन प्रदान करने के लिए प्राचीन काल के उपकरणों वाली समग्र वेधशाला विनिर्मित की गई है और नेपच्यून, प्लेटो, यूरेनस ग्रहों के वेद समेत हर वर्ष दृश्य गणित पंचांग प्रकाशित होता है। ये अपने ढंग का एक अनोखा प्रयोग है। अब वीडियो क्षेत्र में प्रवेश किया गया है। इनके माध्यम से भविष्य में मिशन के कार्यक्रमों का उद्देश्य, स्वरूप और प्रयोग समझाने वाली फिल्में बनाने की बड़ी योजना है, जो जल्दी ही कार्यान्वित होने जा रही है। शांतिकुंज मिशन का सबसे महत्वपूर्ण सृजन है ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान। इस बहुमूल्य प्रयोगशाला द्वारा अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय करने के लिए बहुमूल्य यंत्र उपकरणों वाली प्रयोगशाला बनाई गई है। कार्यकर्ताओं में आधुनिक आयुर्विज्ञान एवं पुरातन आयुर्वेद विधा के ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं। विज्ञान की अन्य विधाओं में निषाद उत्साही कार्यकर्ता हैं, जिनकी रुचि अध्यात्म परक है। इसमें विशेष रूप से यज्ञ विज्ञान पर शोध किए जा रहे हैं। इस आधार पर यज्ञ विज्ञान की शारीरिक, मानसिक रोगों की निवृत्ति में, पशुओं और वनस्पतियों के लिए लाभदायक सिद्ध करने में, वायुमंडल और वातावरण के संशोधन में इसकी उपयोगिता जांची जा रही है, जो अब तक बहुत ही उत्साहवर्धक सिद्ध हुई है। यहाँ स्वास्थ्य के अनुरूप साधना करने के निर्देश दिए जाते हैं। अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय पर इस प्रकार शोध करने वाली विश्व की ये पहली एवं स्वयं में अनुपम प्रयोगशाला है। गायत्री परिवार के लाखों व्यक्ति उत्तराखंड की यात्रा करने के लिए जाते समय शांतिकुंज के दर्शन करते हुए, यहाँ की रज मस्तक पर लगाते हुए तीर्थ यात्रा आरंभ करते हैं। बच्चों के अन्नप्राशन, नामकरण, मुंडन, यज्ञोपवीत आदि संस्कार यहाँ आकर कराते हैं, क्योंकि परिजन इसे सिद्ध पीठ मानते हैं। पूर्वजों के श्राद्ध तर्पण कराने का भी यहाँ प्रबंध है। जन्मदिन, विवाह दिन मनाने हर वर्ष प्रमुख परिजन यहाँ आते हैं। बिना दहेज की शादियाँ हर वर्ष यहाँ व तपोभूमि मथुरा में होती हैं। यहाँ पर सभी संस्कार बिना कोई पैसा लिए कराए जाते हैं। इससे परिजनों को सुविधा बहुत रहती है और खर्चीली कुरीति से भी पीछा छूटता है। जब पिछली बार हम हिमालय गए थे और हरिद्वार जाने और शांतिकुंज रहकर ऋषियों की कार्य पद्धति को पुनर्जीवन देने का काम हमें सौंपा गया था, तब ये असमंजस था कि इतना बड़ा कार्य हाथ में लेने में न केवल विपुल धन की आवश्यकता है, वरन इसमें कार्यकर्ता भी उच्च श्रेणी के चाहिए। वे कहाँ मिलेंगे? सभी संस्थाओं के पास वेतन भोगी हैं, वे भी चिन्ह पूजा करते हैं। हमें ऐसे जीवनदानी कहाँ से मिलेंगे? पर आश्चर्य है कि शांति कुंज में ब्रह्मवर्चस्व में इन दिनों रहने वाले कार्यकर्ता ऐसे हैं जो अपनी बड़ी बड़ी पोस्टों से स्वेच्छा से त्यागपत्र देकर आए हैं। सभी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के हैं अथवा प्रखर प्रतिभा संपन्न हैं। इनमें से कुछ तो मिशन के चौके में भोजन करते हैं, कुछ उसकी लागत भी अपनी जमा धनराशि के ब्याज से चुकाते रहते हैं, कुछ के पास पेंशन आदि का प्रबंध भी है। भावावेश में आने जाने वालों का क्रम तो चलता रहता है, पर जो मिशन के सूत्र संचालक के मूलभूत उद्देश्य को समझते हैं वे स्थायी बनकर टिकते हैं। खुशी की बात है कि ऐसे भावनाशील नैष्ठिक परिजन सतत आते व संस्था से जुड़ते चले जा रहे हैं। गुजारा अपनी जेब से एवं काम दिन रात स्वयं की तरह मिशन का, ऐसा उदाहरण अन्य संस्थाओं में चिराग लेकर ढूंढना पड़ेगा। ये सौभाग्य मात्र शांतिकुंज को मिला है कि उसे MA, MSc, MD, MS, PhD, आयुर्वेदाचार्य, संस्कृत आचार्य स्तर के कार्यकर्ता मिले हैं। उनकी नम्रता, सेवा साधना, श्रमशीलता एवं निष्ठा देखते ही बनती है। ऐसे परिवार से जुड़ना इस मिशन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। जो काम अब तक हुआ है उसमें पैसे की याचना नहीं करनी पड़ी। मालवीय जी का मंत्र मुट्ठी भर अन्न और 10 पैसा नित्य देने का संदेश मिल जाने से ही इतना बड़ा कार्य संपन्न हो गया। आगे इसकी और भी प्रगति होने की संभावना है। हम जब से जन्मभूमि छोड़कर आए वहाँ हाई स्कूल, फिर इंटर कॉलेज एवं अस्पताल चल पड़ा। मथुरा का कार्य हमारे सामने जितना था आज उसकी अपेक्षा उत्तराधिकारियों द्वारा दूना कर दिया गया है। हमारे हाथ का कार्य क्रमशः
अब दूसरे समर्थ व्यक्तियों के कंधों पर जा रहा है। मन में विश्वास है कि ये कार्य घटेगा नहीं। ऋषियों का जो कार्य आरंभ करना और बढ़ाना हमारे जिम्मे था, प्रज्ञा अवतार की अवतरण वेला में मत्स्य अवतार की तरह बढ़ता फैलता ही चला जाएगा। चाहे हमारा शरीर रहे या ना रहे, किंतु हमारा परोक्ष शरीर सतत उस कार्य को करता रहेगा जो ऋषि सत्ता ने हमें सौंपा था। परम पूज्य गुरुदेव के लेख को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।